टीचर का हम सब की जिंदगी को बनाने में माँ बाप से भी ज्यादा बड़ा रोल होता है। टीचर समाज को तालीम याफ्ता बनाते हैं, बच्चों में अच्छे बुरे का फर्क बताते हैं, उन्हें एक जिम्मेदार शहरी के साथ नेक इंसान बनाते हैं। क्या उनसे नफरत उनके मजहब को देखकर करनी चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक में नफरत का जो जहरीला खेल खेला गया है वो हमारे समाज के लिए बेहद खतरनाक है। कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में पानी की टंकी में जहर इसलिए डाला गया क्योंकि उस स्कूल के प्रिंसिपल एक मुसलमान है। श्री राम सेना को ये बात नागवार गुजरी और हिंदू मुस्लिम की नफरती सियासत को हथियार बनाकर बच्चों को मारने की कोशिश की ताकि उस मुस्लिम प्रिंसिपल को हटाया जा सके। अफसोस इस बात का है कि हिंदू मुस्लिम की ये गंदी सियासत अब हमारे बच्चों तक भी पहुंच गई है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल है कि रोके कौन? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। आपकी स्क्रीन पे जो ये बॉटल दिख रही है, इसमें पानी नहीं है, शरबत भी नहीं है, दूध नहीं है, कोई जूस भी नहीं है, बल्कि नफरत का जहर है। ठीक सुना आपने, इस बोतल में नफरत का जहर है। जहर की ऐसी बोतल जिसको बच्चों ने पिया, मुल्क के मुस्तकबिल ने पिया। बस कसूर इतना था कि जिस स्कूल में ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उस स्कूल का प्रिंसिपल एक मुसलमान है। सही सुना आपने, इन बच्चों को मारने का इरादा था, फिर इलाके में हिंदू मुस्लिम दंगा कराना था और उसके बाद उस स्कूल के प्रिंसिपल का तबादला कराना था, क्योंकि श्री राम सेना को ये मुस्लिम प्रिंसिपल कबूल नहीं था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हमारे ही मुल्क की एक रियासत कर्नाटक से आई है। बेलगावी जिले के हुलीकट्टी गांव में एक सरकारी स्कूल है, जहां हेडमास्टर सुलेमान गोरीनायक 13 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बात श्री राम सेना को शायद पसंद नहीं आई कि आज के हिंदुस्तान में किसी सरकारी स्कूल का कोई मुस्लिम प्रिंसिपल कैसे हो सकता है। बस क्या था, श्री राम सेना के तालुका सदर सागर पाटिल ने अपने साथियों के साथ हिंदू मुस्लिम नफरत का सहारा लिया। सागर पाटिल का साथी कृष्णा मदार ने एक स्टूडेंट को जहरीली बोतल थमाई और उसे स्कूल की पानी की टंकी में मिलाने के लिए उकसाया। बच्चे ने पानी की टंकी में जहर मिला दिया और करीब 15 बच्चे बीमार हो गए, लेकिन शुक्र है कि किसी बच्चे की जान नहीं गई। जांच के मुताबिक इस नफरत का मकसद मुबैना तौर पर स्कूल के प्रिंसिपल को उनकी मजहबी पहचान की वजह से निशाना बनाना था। श्री राम सेना के लोगों ने ऐसी हरकत इसलिए की ताकि इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सके, जिससे स्कूल के मुस्लिम प्रिंसिपल का तबादला हो जाए। बदकिस्मती से नफरत यहाँ हार गई और मजहबी साजिश बेनकाब हो गई। पुलिस जांच के बाद श्री राम सेना के मकामी लीडर सागर पाटिल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम सिद्धारमैया ने इस पूरे मामले की मजम्मत की और इसे मजहबी नफरत और कट्टरवाद से मुतासिर एक घिनौना अमल करार दिया है। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि इस नफरती जहर से किसी बच्चे की मौत हो जाती, इलाके में दंगे भड़क उठते और सच्चाई कहीं छुप जाती, तो मुल्क भर में क्या होता। क्या उस स्कूल के प्रिंसिपल के ताड़ पाकिस्तान से नहीं जोड़े जाते? क्या उन्हें दहशतगर्द नहीं बताया जाता? क्या उन्हें दहशतगर्द तंजीमों से नहीं जोड़ा जाता? क्या उनके घर से नक्शे, फॉरेन करेंसी, उर्दू अरबी में लिखे कुछ कागजात बरामद नहीं किए जाते? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे मुल्क में होता आया है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।
और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। निजाम फौजदार साहब स्पोक पर्सन कांग्रेस से कर्नाटक से हैं, अमित तिवारी साहब स्पोक पर्सन बीजेपी कर्नाटक से हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मारूफ मिर्जा साहब एजुकेशनिस्ट हैं और एडवोकेट डीके दुबे साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले अमित तिवारी साहब आपके पास मैं आती हूँ। सीधे श्री राम सेना के तार बीजेपी से जोड़े गए हैं और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के जरिए इस बात का जिक्र भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये घटना छोटे बच्चों के नरसंहार का कारण बन सकती थी और सीधे तौर पर बीजेपी जिस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रही है वो खतरनाक है देश के लिए, समाज के लिए। शबनम जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू। देखिए, बेलगावी में जो घटना हुई, पुलिकुट्टी गांव की जो ये घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल बहुत ही दुखी होता है। ऐसी किसी भी घटना से जो बच्चों से जुड़ी होती है तो बहुत ही दुख पहुंचता है और इस घटना के पीछे जो भी लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो भी कानून के तहत जितनी भी कड़ी सजा हो उतनी मिलनी चाहिए। हम इसकी पैरवी करते हैं। लेकिन शबनम जी, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि क्या एक लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को, क्या एक कानूनी मसले को एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। और ये मोडस ऑपरेंडी जो कांग्रेस पार्टी की है वो नई नहीं है, वो पुरानी है। आपको याद होगा किस तरीके से 2005 में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं यूसी बनर्जी, उनकी एक रिपोर्ट आई थी और उन्होंने बताया, उनकी रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि जो कार सेवक थे जो 2002 में जो ट्रेन में जो को आग लगाई गई थी, जो कार सेवक थे उस ट्रेन में जो यात्रा कर रहे थे उनकी स्टोव से ही आग लग गई थी पूरे ट्रेन में। ये एक थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई। उसके बाद इसरत जहां केस में अमित शाह जी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 18 फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुआ उसमें पहले सिमी के और पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़े गए लेकिन उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद यहां भी एक हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेरर, किस तरीके से इस शब्द को भगवा आतंकवाद जैसे शब्द को गढ़ने का प्रयास किया गया। मक्का मस्जिद ब्लास्ट में इसी थ्योरी को, इसमें भी पहले मुस्लिम युवकों को पकड़ा गया, 100 से अधिक मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सबको छोड़कर यहां भी वही नैरेटिव पेश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर के ब्लॉक बॉम्ब ब्लास्ट और 26/11 को तो हम सब जानते हैं किस तरीके से इसको आरएसएस की साजिश बताकर बुक लॉन्च कर एक हिंदू टेरर और एक सैफरन टेरर और एक भगवा आतंकवाद जैसे शब्द को गढ़ने का प्रयास किया गया। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। अगर आप अक्षम्य हैं किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में तो आप रिजाइन कर दीजिए, लेकिन अगर आप उसको एक धार्मिक रंग दे रहे हैं, एक उसको एक धार्मिकरण कर रहे हैं, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये माजरा कुछ और है। मैं आपको बताता हूं उसका माजरा क्या है। देखिए, कर्नाटक में जब सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की, तब से 1-1.5 साल, शुरुआती साल भर में 1200 किसानों ने आत्महत्या किया। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों से लेकर संसद तक, विधानसभा तक उठाया और इस पर आज तक भी न परिवारों को कॉम्पेंसेशन मिला है, न किसी तरीके का उसमें न्याय हुआ है। उसके बाद बिजली के दरों में किस तरीके से 50% की वृद्धि हो गई है। खाने पीने की चीजों से लेकर बच्चों के दूध तक में महंगाई चरम सीमा पर है। प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी टैक्स, रजिस्ट्रेशन, सब पर चार्जेस बढ़ाए गए हैं। वाल्मीकि स्कैम, 10 सेकेंड और दीजिएगा शबनम जी। वाल्मीकि स्कैम और मुडा स्कैम जैसे घोटालों में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद बेंगलुरु में KIADB के जमीन को, 500 एकड़ की जमीन को इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे प्रियंक खड़गे कब्जा करके बैठते हैं। किस तरीके से पूरे के पूरे कर्नाटक राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति चरमराई हुई है। आपकी देखिए, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं। शबनम जी, देखिए, अभी तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जब पुलिस अपना काम कर रही है, मेरे ख्याल से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का ये बयान देना कि ये धार्मिक कारणों की वजह से किया गया है, मुझे लगता है थोड़ा सा, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मोडस ऑपरेंडी पुराना है। ये कहीं जांच को प्रभावित करने के लिए तो नहीं किया गया है, कि अब उनको संकेत देने के लिए तो नहीं किया गया कि आप जांच को किस डायरेक्शन में लेकर जाइए, क्योंकि यही किया गया था 2007 में।
यही किया गया था 2005 में, और यही जब भी कांग्रेस की सरकारें जहां भी रहती है, इनका मॉडस ऑपरेंडी यही है कि हिंदू संगठनों का नाम लो। दूसरी बात, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि श्री राम सेना का आपने जिनका भी नाम लिया, प्रमोद जी का, उन्होंने 2005 में ये अपनी संस्था का गठन किया था। तो 2005 से लेकर, और वहां के जो प्रिंसिपल हैं 16 साल से वो उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो आज क्या जरूरत पड़ गई किसी को ऐसा काम करने का? तो निश्चित तौर पे एक संदेह तो बच जाता है कि ये जो सिद्धारमैया का जो बयान है वो किस वजह से है। क्या वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरीके का ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में कितनी खींचतान चल रही है, कितना डिस्टेबलाइज उनकी कुर्सी है आजकल, कि दोनों में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी हुई है। तो निश्चित तौर पे ये एक साजिश तो पहले तौर पे मुख्यमंत्री की दिखती है कि वो शायद जांच को प्रभावित करना चाहते हैं और जांच को एक डायरेक्शन देने के लिए इस तरीके की बातचीत कह रहे हैं। वरना पुलिस ने पकड़ा है, जांच होगी, मामला जाएगा और सजा जितनी, हमने तो पहले ही कह दिया है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा हो उतनी मिलनी चाहिए। और आपको एक चीज और बता दूं, इनका केस ना कोई आरएसएस का व्यक्ति लड़ने जा रहा है, ना कोई बीजेपी का व्यक्ति लड़ने जा रहा है। जिस तरीके से जमीयत सारे टेररिस्टों के केसेस लड़ती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो उस चीज के लिए मैं आपको ये एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कानून को कड़ाई से पालन करने के लिए जीरो टॉलरेंस टू सच एक्टिविटीज के लिए लेकर चलती है। जिस तरीके से आपने बीजेपी के राज्यों में देखा किस तरीके से कानून व्यवस्था का पालन किया जाता है। प्रमोद मुतालिब श्री राम सेना के चीफ है, और इसके साथ ही जो सागर पाटिल है और उनके साथ जो 2 लोग और हैं, उनके जरिए इस कृत्य को अंजाम दिया गया। पुलिस ने अपनी जांच में इस बात का इंकशाफ किया है, उसके बाद सीएम का बयान सामने आता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि फाइल हो रही है जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जब सरकार इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, मतलब पुलिस, क्योंकि स्टेट पुलिस जो है सरकार के अंडर ही आती है, पुलिस इस पर कार्रवाई करे, तो फिर आपको संदेह क्यों हो रहा है सरकार के ऊपर कि साजिश के तहत दबाव बनाने के लिए इस तरह का एक मोडस ऑपरेंडी प्रोजेक्ट किया जा रहा है? शबनम जी, देखिए, मोडस ऑपरेंडी मैंने आपको शुरुआत से ही बताया। 2005 में किस तरीके की रिपोर्ट आती है, उसके बाद 2007 में जो एक के बाद एक घटनाएं होती हैं, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर का ब्लास्ट हो, या मुंबई हमला हो, आतंकवादी हमला हो, इन सब केसेस में जिस तरीके की मोडस ऑपरेंडी का मैंने हवाला दिया, वो कांग्रेस पार्टी ने रचा, वही केस आज पुलिस ने पकड़ा है, उसको चार्जशीट कर लेने दीजिए। मुख्यमंत्री को क्या जरूरत है कि इस मुद्दे पर बयान देने के लिए कि यहाँ पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है? निश्चित तौर पे संदेह तो जाएगा। अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, पुलिस ने बस नामजद किया है, उन पर रिपोर्ट एफआईआर दर्ज किया है और कार्रवाई जांच चल रही है। क्या चार्जशीट फाइल हो गया है? क्या सिद्धारमैया ये बोल रहे हैं कि उनको चार्जशीट फाइल होने से पहले सारी चीजों की जानकारी है? तो निश्चित तौर पे ये संदेह जाता है कि जब आप चार्जशीट फाइल होने से पहले ऐसे बयान देते हैं, तो निश्चित तौर पे संदेह तो जाता है कि कहीं आप जांच को कोई एक डायरेक्शन तो नहीं देना चाहते। और उसी डायरेक्शन के तहत ये मॉडस ऑपरेंडी कांग्रेस का पुराना है। ये अपने काले चिट्टों को छुपाने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर करप्शन का मुद्दा इतना बड़ा है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा इतना बड़ा है, महंगाई इतनी बड़ी हुई है, लेकिन क्या इस कार्रवाई के साथ खड़ी होगी अगर ये लोग पूरे तौर पर मुजरिम करार दिए जाते हैं तो? तरुण जी, देखिए, जिस तरीके का जहर कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ उगल रहे हैं और नसीहत दे रहे हैं दूसरों को, तो और बोलते बोलते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर गए। मालेगांव ब्लास्ट पर उन्होंने क्या बोला, उनको उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। दूसरी बात, आप देखिए, जिस तरीके की घटनाएं पिछले दौर में कर्नाटक में हुई हैं, चाहे वो इनके ही नेता की पुत्री हो नेहा, उसका मर्डर हो, या विश्वनाथ शेट्टी का मर्डर हो, प्रवीण पुजारी, प्रशांत पुजारी, हर्षा, और हालिया में सुहास शेट्टी की जिस तरीके से मैंगलोर में हत्या हो गई थी, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसके खिलाफ एक शब्द भी बोला? नहीं बोला। तो किस तरीके से जांच को प्रभावित, अभी तो जैसा कि वकील साहब ने भी समझाया, अभी तो पुलिस ने उनको पकड़ा है, उनके बयान होंगे अब, और बाकी लोगों के भी उसमें बयान लिए जाएंगे। अभी तो पूरा केस अभी तो पुख्ता तौर पे हुआ ही नहीं होगा। अभी तो बयान सबके नोट किए जाएंगे, फिर चार्जशीट होगी और किस तरीके से फिर इन पर कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पे उस समय तक सरकार को इंतजार करना चाहिए
था। मेरे ख्याल से जो सिद्धारमैया का जो बयान है, ये जांच को भटकाने के लिए बयान है, ये समाज में जहर बोने के लिए बयान है, और वो चाहती है कि यहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण हो और ये इनकी कुर्सी बची रहे, और सारे मौजूदा जो मसले हैं कर्नाटक के, उन मसलों से जनता का ध्यान हट जाए। तो इस तरीके का ये दिया गया बयान है, और इसका मॉडस ऑपरेंडी मैंने आपको पहले ही समझा दिया। 2005 से लेकर 2007 तक, 2008